हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th स्टार्ट करते हैं आपका सोशल का वीडियो, जिसमें ये सेकंड मेरा थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में जिसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बात हो रही थी वियना संधि की। नेपोलियन को हराने के बाद चार देशों ने मिलकर जो वियना की संधि की थी वो 1815 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के हाथों में सारी शक्तियां होती हैं, उसी प्रकार कई ऐसे देश हैं जहां पर चांसलर होता है। तो ड्यूक मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था और उसी के अध्यक्षता में चार देशों ने, जैसे ऑस्ट्रिया है, रूस है, प्रशा है और ब्रिटेन है, चार देशों ने मिलकर ये संधि की थी। जो संधि में निर्णय किए गए थे इसको हमने आपके सेकेंड वीडियो में डाला है। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे ड्यूक मेटरनिक पर। कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो ड्यूक मेटरनिक जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी है। अब प्रतिक्रियावादी कहें तो जो राष्ट्रवाद नहीं देखना चाहता, अर्थात जो राजतंत्र का समर्थक होता है, उसको हम प्रतिक्रियावादी कहते हैं। तो जो ड्यूक मेटरनिक था वो क्रांति का कट्टर विरोधी था। उसका ये स्लोगन था, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो, अर्थात शासन तब तक करते रहो और कोई भी परिवर्तन ना होने पाए। और 1815 से लेकर 1848 का युग कहलाया वो मेटरनिक युग कहलाया। अब उसका और इतने वर्षों तक उसने जो व्यवस्था की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा गया। अब जैसा कि हम बताए कि मेटरनिक जो था वो क्रांति का प्रबल विरोधी था। तो उसने क्रांति के सिद्धांतों को रोकने का यथासंभव प्रयत्न किया। अब यथासंभव जो प्रयत्न किया उसने क्या क्या किया, जैसे प्रेस पर सेंसरशिप लगाया। सेंसरशिप मतलब जैसे बाउंडेशन लगाया। अब बाउंडेशन में अगर पुस्तक छापनी है तो वो बिना राजा के आदेश पर नहीं छप सकती है। नाटक अगर प्रिंट करना है तो बिना राजा के आदेश पर, संगीत है, कविता है, ये सब राजा के आदेश पर ही छापा जाएगा। तो इस प्रकार प्रेस पर सेंसरशिप उसने लगाया। स्कूल और कॉलेज पर निगरानी उसने रखवाई। स्कूल और कॉलेज में जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वो नेता बन रहा है, कोई गुट बना रहा है, तो विद्रोह कर रहा है, तो उसने ऐसे निगरानी रखी ताकि कोई भी कहीं से भी कोई क्रांति न होने पाए। तो इस कार्यों में यद्यपि वह इतने कार्य किए, क्रांति को रोकने के लिए उसने इतने सारे कदम उठाए, लेकिन वह पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हुआ और कहीं ना कहीं जो है वो क्रांति की शुरुआत हो रही थी। तो क्रांतिकारी जैसे वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में रूढ़वादी विचारधारा से प्रभावित सरकारों के दमन के भय से अनेक ऐसे उदारवादी राष्ट्रवादी थे जो छिपकर या भाग कर रहते थे और यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का वो प्रचार प्रसार करते थे, जिसके लिए उन्होंने गुप्त संगठन बनाए। तो उसी तरह से उसी तरह से एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोसेफ मैज़नी। जोसेफ मैज़नी जो था वो इटली का क्रांतिकारी था। ये जोसेफ मैज़नी के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। तो जोसेफ मैज़नी जो था वो इटली का क्रांतिकारी था। थोड़ा सा हम इसके बारे में बताएंगे। इसका जन्म जो है 1807 जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनरी नामक एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। ये 24 साल के युवावस्था में यह लिगोरिया में क्रांति करने के लिए इसे बहिष्कृत कर दिया गया था। और मैथ्सनी का ये विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों के रूप में नहीं रह सकता, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत एवं गणतंत्र बनाना था। अतः हम देखें तो इटली के एकीकरण में जोसेफ मैज़नी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम की एक दो संस्था बनाई थी। ये जो है कभी कभार एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा भी जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अब 1848 के बाद जो 1848 में खुद जो है वियना में मेटरनिक के विरुद्ध संघर्ष छिड़ गया और मेटरनिक जो है वो इंग्लैंड भाग गया। अब देखते हैं, अब इससे हर जगह क्रांति की शुरुआत हो रही थी। यूरोप में हर जगह क्रांति की शुरुआत हो रही थी। लोग एक क्रांति, जिसे हम क्रांति का युग कहा गया, जो 1830 से लेकर 1848 तक हुआ। अब हम पहले बात करते हैं फ्रांस की जुलाई की क्रांति।
फ्रांस में जैसे कि जब फ्रांस में क्रांति हुई तो वहाँ लुई 16वां के बाद उसके पुत्र लुई 18वां को फ्रांस का शासक बनाया गया। अब लुई 18वां जो था वो काफ़ी बुद्धिमान था और उसने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया और यह जो है सुधारवादी था। वो अपने बाप दादा की तरह निरंकुश नहीं था, वो थोड़ा सा सुधारवादी था। वो अमीर और गरीब लोगों में तालमेल बिठाने की कोशिश किया और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 1824 में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब 1824 में उसकी मृत्यु हो गई तो फ्रांस का शासक जो है चार्ल्स दसम को बनाया गया। चार्ल्स दसम जो है बहुत ही स्वेच्छाचारी और निरंकुशवादी था और वह उदारवादियों का दमन करता था। वो उदारवादियों में कहीं पर भी अगर कोई नीतियाँ बना रहे, कहीं पर भी कोई क्रांति कर रहे तो वो उनका काम था। तो ऐसे उदारवादियों को दमन कर देता था। अब दमन कर देता था जैसे मान लीजिए वो कहीं पर कोई अखबार उनके बारे में निकल रहा है तो उस पर वो पाबंदी लगा दिया। कोई भी अगर व्यक्ति है वो भाषण कर रहा है या कोई गुट बना रहा है, कोई क्रांति कर रहा है तो ऐसा वो जो है इस पर प्रतिबंध लगाया और जहाँ भी ऐसे व्यक्ति मिले उनको तुरंत उनको वहीं पर कुचल दिया। अब 1830 में उसने एक प्रधानमंत्री अपना बनाया जिसे पोलिंगनेक बनाया और 25 जुलाई ये भी उसी के समान ही था। पोलिंगनेक भी उसी के समान था, स्वेच्छाचारी था, निरंकुश था। और जैसे कि 18 जो ये जुलाई की क्रांति है ये पूरा जुलाई में ही हुआ था और 25 जुलाई को उसने जो है 4 अध्यादेश जारी किए। किसने अध्यादेश जारी किए? चार्ल्स दसम ने। अब चार्ल्स दसम का ये जो 4 अध्यादेश था वो 4 अध्यादेश अमीरों को लाभ पहुँचाने वाला था और गरीबों को नुकसान पहुँचाने वाला था। अतः ऐसा हुआ कि जो क्रांति फैली वो एक तबके से नहीं फैली, अर्थात हर तबके से, जिसमें विद्यार्थी है, सैनिक, किसान, मजदूर, हर तबका जो है क्रांति के लिए पेरिस की सड़कों पर उतर आया और रात भर नारों की गूंज पेरिस की सड़कों पर होती रही। अब जो है 27, 28 और 29 3 दिन जो है संघर्ष चलता रहा और फ्रांस के इतिहास में ये 3 दिन जो है फ्रांस के इतिहास के लिए गौरवशाली दिन कहा गया। और 31 जुलाई को चार्ल्स दसम, अंत में ऐसा हुआ कि 31 जुलाई को चार्ल्स दसम इंग्लैंड भाग गया और लुई फिलिप को जो है वो फ्रांस का राजा बनाया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रांस की जो जुलाई की क्रांति थी, यह जुलाई की क्रांति लोगों को इस तरह से और भी जगहों पर, यूरोप में और भी जगहों में इस तरह से ये क्रांति फैल गई कि ड्यूक मेटरनिक ने एक बार ये कहा था, ड्यूक मेटरनिक ने एक बार ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो इस तरह से क्रांति का जो प्रभाव था पूरे यूरोप में क्रांति फैल गई और यह क्रांति पूरे यूरोप को रास्ता दिखाया। और इस धीरे धीरे ये क्रांति पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, हर जगह यह विद्रोह जो है फैल गया और हर जगह राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब हम देखते हैं यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब यूनान में किस तरह से जो है स्वतंत्रता फैला, यूनान में किस तरह से स्वतंत्रता आई। इस संग्राम ने संपूर्ण यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ इससे यूनान के हर जगह पर राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार हुआ। यूरोप के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों ने यह संघर्ष 1821 में ही शुरू कर दिया था। मतलब जब यूरोप में क्रांति हो रही थी, फ्रांस में क्रांति हो रही थी, तो उसी समय ही यूनान में क्रांति का संघर्ष 1821 में ही शुरू हो गया था। इस सभ्यता ने को कवियों एवं कलाकारों ने भरण पोषण करने वाला कहकर प्रशंसा की। यूनान की सभ्यता को कवियों और कलाकारों ने भरण पोषण करने वाला कहकर प्रशंसा की। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यहाँ पे एक कवियों और कलाकारों ने जैसे कि बताया कि भरण पोषण करने वाला कहकर इसकी प्रशंसा की। और यूनान के संघर्ष के लिए एक जो है कवि था वहाँ पर, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन, उन्होंने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में भी लड़ने वह चला गया और 1824 में बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। और अंत में 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गई।
अब देखिए, अब आपका आता है रोमानिक कल्पना और राष्ट्रीय भावना। किस तरह से रोमानिक कल्पना, अब रोमानिक कल्पना ने किस तरह से राष्ट्रीय भावना में जोड़ दिया। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने जो है, संस्कृति रोमानीवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। जैसे कला है, काव्य है, कहानी, किस्से, ये सब राष्ट्रीय भावनाओं को निर्मित और व्यक्त करने में सहयोग दिया गया। अब रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की गुणगान की, आलोचना की और उसके स्थान पर भावनाओं और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया। लोक संस्कृति ने इसके स्वरूपों को एकत्र और अंकित किया और जो राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए आवश्यक था। राष्ट्रवाद के निर्माण में भाषा की भी बहुत भूमिका निभाई, भाषा ने भी बहुत भूमिका निभाई। अब जैसे कि पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को लागू किया गया। इस तरह हम देखें कि जगह जगह जो भी संविधान के अंतर्गत जो भाषा आती थी, ऐसी भाषा को लागू किया गया। ऐसी भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को के विकास में बहुत मदद की। अब आपका आता है भूख, कठिनाइयाँ व जन विद्रोह। भूख, कठिनाइयाँ व जन विद्रोह। जैसे 19वीं सदी के प्रथम भाग में संपूर्ण यूरोप की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। अधिकतर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त जनसंख्या शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों के छोटे उत्पादकों को प्रायः इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़ों की कड़ी प्रतिस्पर्धा करने का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का शेष स्तर जो है शेष महाद्वीप से ऊंचा था। शेष महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में अधिक झेलना पड़ा। यूरोप के उन क्षेत्रों में जहां कुलीन वर्ग जो था वो अब भी सत्ता में था, जैसे कृषक, सामंती, शुल्कों, जिम्मेदारियों के बोझ से वो सब दबे हुए थे। खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के नष्ट होने से शहर और गाँवों में बहुत गरीबी की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अब खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग सन 1848 में सड़कों पर उतर आए। विद्रोह के कारण जो लुई फिलिप था, जिसको फ्रांस की गद्दी पर बैठाया गया था, उसको सत्ता छोड़नी पड़ी। और इस तरह से राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। अब आपका आता है 1848 में उदारवादियों की क्रांति। अब 1848 में उदारवादियों ने किस प्रकार क्रांति की। 1848 में जब यूरोप में अनेक देशों में जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से किसान जो है वो किसान मजदूर ये सब विद्रोह कर रहे थे, तो उनकी ही तरह पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग की एक क्रांति हो रही थी, वो 1848 की घटनाओं से राजा को जो है गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा हुई थी। जो गणतंत्र की घोषणा जो किसके आधार पर थी, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। और यही जो यूरोप में अन्य भागों में जैसे जहाँ जर्मनी है, इटली, पोलैंड, यहाँ सब भी स्त्री पुरुषों ने सब संविधानवाद की मांग किए, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को इसको जोड़ दिया और उन्होंने जन असंतोष का लाभ उठाया और राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। और ये मांग जो था राष्ट्र राज्य का जो उनका मांग था, ये प्रेस की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल दिया उन्होंने। प्रेस की स्वतंत्रता पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। अब आपका आता है उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। महिलाओं ने उदारवादी आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के विषय में सभी एकमत नहीं थे। उदारवादी आंदोलन में वर्षों से महिलाओं को सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, समाचार पत्र निकाले, राजनीतिक बैठकों में उन्होंने हिस्सा लिया और इस तरह से महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब रूढ़वादियों की सोच में परिवर्तन। अब हम देखें कि जहाँ तक इस तरह से उदारवादी अपनी नीतियों में लगातार दिन ब दिन वो प्रयास पे ही प्रयास जारी रखे, तो रूढ़वादियों ने भी अपने सोच में कुछ परिवर्तन लागू किया। रूढ़वादी शक्तियाँ सन 1848 में रूढ़वादी आंदोलनों को असफल करने में सफल हुई और वो पुरानी व्यवस्था को लेकिन सफल तो हो गई, लेकिन पुरानी व्यवस्था को अभी पुनर्स्थापित नहीं कर पाई थी। राजाओं को भी ये समझ में आ रहा था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों
कुछ छूट देकर ही क्रांति के दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। और 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को शुरू किया जो 1815 के पहले ही शुरू हो चुके थे। इस प्रकार हम देखें तो यूरोप में धीरे धीरे स्वतंत्रता के लिए लोग जो है संघर्ष कर रहे थे, और यह स्वतंत्रता का संघर्ष केवल एक ही यूरोप के एक भाग में ही नहीं बल्कि अन्य भागों में भी शुरू हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था। अन्य भागों को भी एकीकरण के का काम शुरू हो रहा था। तो अब जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे और आप लोग वीडियो को जो है देखिएगा और इसको बुक से पढ़िएगा। एक बार जो ये मैंने इसको वीडियो में तो दे ही दिया था, क्लास 10th वाले बच्चों का रही हूँ, वो बुक से भी एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आई होप जब आप इसको पढ़ लेंगे और एक बार समझ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न इस लेसन से कहीं से भी आएगा तो आपको लिखने में जो है कठिनाई नहीं होगी। तो इस तरह से ये वीडियो का हम यहीं पर बंद करते हैं। थैंक्स।